डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में किसानों पर की बात। कहा, नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में उनकी सरकार ने छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को लाखों करोड़ रुपए का दिया है ऋण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति पर की उच्च स्तरीय बैठक। देश के 100 आकांक्षी जिलों में लागू की जा रही है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल, कुल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है बढ़ाना। भारतीय कपास निगम तेलंगाना में 21 अक्टूबर से राज्य भर के 122 केंद्रों पर कपास की खरीद करेगा शुरू। देरी और असुविधा से बचने के लिए किसानों से अपने निकटतम खरीद केंद्र और कपास किसान ऐप के माध्यम से समय स्लॉट बुक कराने का आग्रह। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को निःशुल्क दे रही है सरसों सहित अन्य तिलहन फसलों के बीज। किसानों को 5.50 लाख से अधिक तिलहन मिनी किट देने की घोषणा। किसानों को नई तकनीक सिखाने के लिए 7,653 किसान पाठशालाएं की जाएंगी आयोजित। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद पंजाब से पराली जलाने के मामले लगातार आ रहे हैं सामने। पराली जलाने के 93 केसों में कार्रवाई करते हुए अब तक 4,60,000 रुपए का लगाया जा चुका है जुर्माना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित किया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इस सम्मेलन में श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट सहित जानी हस्तियां इसमें शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में किसानों की भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उनकी सरकार ने छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को लाखों करोड़ रुपए का ऋण दिया है। आज देश के गांव-गांव में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भारत को वित्तीय रूप से दुनिया के सबसे बड़े इंक्लूसिव देशों में से एक बना दिया है। कांग्रेस के सरकारीकरण ने बैंकों में एमपीएस का पहाड़ खड़ा कर दिया था। भाजपा के लोकतांत्रिकरण ने बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट में ला दिया है। बीते 11 वर्षों में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को, रेहड़ी पटरी ठेले वालों को, विश्वकर्मा साथियों को बिना बैंक गारंटी के लाखों करोड़ रुपए के लोन दिए गए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि भारतीय कपास निगम तेलंगाना में दिवाली के बाद 21 अक्टूबर से राज्य के 122 केंद्रों पर कपास की खरीद शुरू करेगा। उन्होंने किसानों से देरी और असुविधा से बचने के लिए अपने निकटतम खरीद केंद्र का पता लगाने और कपास किसान ऐप के माध्यम से समय पर स्लॉट बुक करने का आग्रह किया। सीसीआई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने किसानों को स्लॉट बुकिंग के लिए कृषि अधिकारियों से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति को लेकर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के समयबद्ध और त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए तथा बताया कि वे जल्द ही 11 मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे ताकि योजनाओं का लाभ किसानों तक तेजी से पहुंचाया जा सके। बैठक में बताया गया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत जिलेवार क्लस्टर बनाकर काम किया जाएगा और राज्यों से इसमें सहयोग भी लिया जा रहा है। दोनों योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को पूसा, दिल्ली में इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 आकांक्षी जिलों में 11 मंत्रालयों की 36 उप योजनाओं को जोड़कर लागू की जा रही है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन को 242 से बढ़ाकर 350 लाख टन और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम हेक्टेयर तक ले जाना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का वार्षिक बजट 24,000 करोड़ है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का कुल बजट 11,440 करोड़ निर्धारित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रायसेन जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने रायसेन जिले में खाद की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को किसी भी स्थिति में खाद की कमी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, कालाबाजारी और डायवर्जन पर सख्त रोक लगाई जाए तथा ऐसी व्यवस्था हो कि किसानों को लाइन में न लगना पड़े। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को भरोसा दिलाया जाए कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यकता हो तो सोशल मीडिया पर रोजाना खाद उपलब्धता को बुलेटिन जारी किया जाए। बैठक में कृषि मंत्री ने सोयाबीन की फसल के नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोग कर सही सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शीघ्र मुआवजा मिल सके। उन्होंने अरहर, सोयाबीन और मक्का की फसलों के आंकलन को गंभीरता से लेने को कहा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वे हाल ही में बाढ़ पीड़ितों से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि जिन किसानों और ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मनरेगा से 1.60 लाख रुपए की सहायता दिलाई जाएगी। इसके लिए अधिकारियों से शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों सहित अन्य तिलहन फसलों के बीज निःशुल्क दे रही है। रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने किसानों को 5.50 लाख से अधिक तिलहन मिनी किट देने की घोषणा की है। पंजीकृत किसान अपने नजदीकी राजकीय बीज भंडारों से ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसानों को नई तकनीक सिखाने के लिए 7,653 किसान पाठशालाएं आयोजित की जाएंगी। कृषि विभाग ने बताया कि आज़ाद महक और PM 32 सरसों की किस्में निःशुल्क दी जाएंगी। इनका औसत उत्पादन 27 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीज को जैव रसायन और कृषि रक्षा रसायन से शोधित कर बोएं। इससे रोगों का खतरा कम होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य तिलहन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। चयनित किसानों को 9,000 रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा। अनुदान की राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार को यमुना नदी के चंद्रवार घाट पर 2 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने चंद्रवार घाट पर रिवर रीचिंग 2 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का गंगा व यमुना नदी में प्रवाहित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रिवर रीचिंग एक पहल है जिसका उद्देश्य नदियों में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, जैव विविधता को संरक्षित करना और मछुआरा समुदाय की आजीविका में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के तहत
नदियों में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के बीच छोड़े जाते हैं ताकि मछलियों की संख्या और गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने रिवर रेजिंग कार्यक्रम के लाभों को बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से मछली उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जैव विविधता का संरक्षण हो सकेगा। साथ ही मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के साथ साथ नदी जल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और पंजाब से पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भटिंडा में पराली जलाने की घटना सामने आई है। खेतों में पराली जलाने के मामले की लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद लोग पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के करीब 188 मामले सामने आए। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक पराली जलाने के 93 केसों में कार्रवाई करते हुए अब तक 4,60,000 रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। और दिल्ली में दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के आह्वान पर लोग काफ़ी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इस त्योहारी मौसम में स्वदेशी उत्पादों को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। देखिए इस मौके पर डीडी न्यूज़ संवाददाता अंकित मिश्रा की खास रिपोर्ट। जब बात त्योहार की होती है तो सबकी नज़र एक जगह पर जा टिकती है कि इस बार शॉपिंग अगर आप करने जाते हैं तो क्या कुछ नया खरीद के लाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि स्वदेशी के लिए भारत को आगे बढ़ना चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट को लगातार लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसी के लिए हम इस समय मौजूद हैं इसी एक खादी इंडिया के शॉप को आप देख पा रहे हैं, जहां वो तमाम जो प्रोडक्ट हैं जो आप अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और तमाम ग्राहक जो हैं अलग अलग जगहों से निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ खरीदते हैं और स्वदेशी को कैसे अपने घरों तक पहुँचाते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए कुछ लोग भी हैं। मैम, आपने बहुत हर्बल प्रोडक्ट खरीदा है, मेहंदी खरीदी है, स्वदेशी को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? ये बिना मिलावटी के है और मैं सोचती हूँ कि अपने देश पे जो सामान बन रहा है और जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है वो बिना मिलावट के ही होगा, प्योर होगा और हम इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। सर ने भी बहुत सारी शॉपिंग की सर, एक बार जरा दिखाइए। बहुत कुछ खरीदा हुआ है सर आपने, क्या क्या है सर इसमें? सब कुछ केमिकल फ्री है, बाहर सब कुछ आपको साबुन में हर चीज़ में केमिकल मिलेगा और यहाँ पे ये सब हेल्दी प्रोडक्ट्स कहेंगे हम उनको। हाँ, ये एक अच्छी सोच है बिकॉज़ हमारे देश का हम क्या कर रहे हैं कि आधुनिकता की दौड़ में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ले लेते हैं जो फैंसी हैं, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ही इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और तो हमारे देश के अपने लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए ना। सर, बहुत गर्व होता है और जिस तरीके से इस देश में स्वदेशी के लिए और अपनी चीज़ों के लिए जो बोध होने लगा है आज के दिन में, लगता है कि हाँ सच में हिंदुस्तानी होने का बहुत गर्व है। और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, ये एक विचारधारा थी जिसको प्रमोट करने का काम हमारी सरकार के लोगों ने किया है और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वदेशी जो चीज़ है वो अच्छी तो होती हैं, कोई मिलावट नहीं होती, बिल्कुल प्योर होती हैं। बच्चों को भी ये लगता है कि खाने में जैसे कि प्योरिटी होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि स्वदेशी को प्रमोशन मिलना चाहिए और इसी वजह से लगातार जो लोग हैं उनकी जो भीड़ है वो इस त्योहारी सीजन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए खादी इंडिया और एसबीआई ने संयुक्त रूप से रुपे गिफ्ट कार्ड की शुरुआत की है, जिससे आप कैशलेस शॉपिंग कर सकते हैं। इस मौके पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज गोयल से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने बातचीत की है। खादी इंडिया ने एसबीआई के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक रुपए गिफ्ट कार्ड की शुरुआत की है। ये कार्ड कैसा है, इसकी खूबियां क्या हैं, ये बताने के लिए केवीआईसी के चेयरमैन मनोज गोयल साहब हमारे साथ हैं। सीधा सीधा कहें कि अगर कैश ले जाना भूल गए हैं और खादी के आउटलेट में पहुंच गए हैं तो बस आप कार्ड दे दीजिए, आपको खादी का सामान मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा देश जब डिजिटल इंडिया का समर्थन कर रहा है तो उसमें अब खादी इंडिया के पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। अब खादी इंडिया एसबीआई रुपए प्रीपेड गिफ्ट कार्ड का आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करके नया इतिहास रचा है। जो कभी 33,000 करोड़ का हुआ करता था आज से 11-12 साल पहले, ऐसा कुछ आपको ध्यान होगा कि 11 साल पहले जिस खादी को बुला दिया गया था, जिस खादी को सिर्फ नेताओं की कॉस्ट्यूम भर माना गया, उस खादी ग्रामोद्योग को
33,000 करोड़ रुपए के कारोबार से 2.25 लाख रुपए के कारोबार तक पहुंचा दिया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है। एक सवाल रोजगार पे भी उठता है, तो अगर इतना विकास हुआ है तो रोजगार भी कहीं ना कहीं मिला ही होगा, हर गांव देहात गली कूचों कस्बों में हर जगह। 2.25 लाख करोड़ के जब कारोबार की बात करता हूं तब मैं यहाँ पर पूरी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करता है। आज देश के दूर दराज क्षेत्रों में जो हमारे आर्टिजन बैठे हैं उनको ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद आधुनिक टूल, उनको मार्केटिंग उपलब्ध करवाने का काम खादी ग्रामोद्योग आयोग कर रहा है। चलते चलते ये कह सकते हैं कि इस बार दिवाली पे ड्राई फ्रूट और मिठाई की जगह आप ये वाला कार्ड भी दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। मैं दिवाली की शुभकामनाओं सहित देशवासियों को और दिल्ली वासियों को आग्रह करूंगा कि वो मिठाई के साथ साथ स्वदेशी उत्पाद जब खरीदें तो हमारे इस कार्ड का इस्तेमाल अवश्य करें। मेड इन इंडिया की इस क्रांति में स्वयं को भागीदार बनाएं। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप मनोज गोयल साहब को सुन रहे हैं, लगातार वो यही अपील कर रहे हैं कि डिजिटल की तरफ एक कदम एसबीआई और खादी ग्रामोद्योग ने तो बढ़ा दिया है, लेकिन जब आप खादी के स्टोर पर पहुंचे तो आप भी खुलकर खरीदारी करें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में ये आपका एक छोटा सा योगदान होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगेती धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान तैयार मूंग की कटाई भी करते रहें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में सर्दियों के लिए आलू, मूली, गाजर और लहसुन जैसी सब्जियों की बुवाई करें। शलजम, मेथी और पालक की बुवाई करना भी उचित रहेगा। जम्मू कश्मीर के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की रोपाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्य भागों में तैयार धान और मक्का की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी तैयार करने और पत्तों वाली सब्जियां बोने का काम करें। जम्मू कश्मीर में घाटी के समशीतोष्ण इलाके में गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और मसूर की बुवाई के लिए भी खेत तैयार करें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क क्षेत्र में आलू और प्याज की खुदाई जारी रखें। यहाँ के किसान टमाटर की तुड़ाई भी करते रहें। पत्ता गोभी और फूल गोभी की कटाई समय पर कर लें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भाबर और तराई इलाके में तैयार मक्का, मूंग, उड़द और सोयाबीन की कटाई करें। यहाँ के किसान सरसों की बुवाई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में धान और रागी की कटाई करें। यहाँ के किसान गेहूं और जौ की बुवाई कर सकते हैं। धनिया, मूली और पालक की बुवाई करते रहें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में प्याज की नर्सरी की बुवाई के लिए ये समय उचित है। उत्तराखंड के उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तैयार रागी और धान की कटाई पूरी करें। मूंग और उड़द की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान सरसों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधी से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग,
अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान पिछले 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च की निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं साल 2024-25 की बात करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एगमार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 16 अक्टूबर को यहां की कांजनगाड मंडी में काली मिर्च का भाव था 65,000 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और काली मिर्च 65,000 रुपए पर बनी रही। राज्य की ही उत्तर परवूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 अक्टूबर को काली मिर्च 80,000 रुपए पर बिकी। केरल की उत्तर परवूर और कांजनगाड मंडी की तरह ही यहां की पय्यानूर मंडी में काली मिर्च के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और काली मिर्च शुक्रवार के दिन 65,000 रुपए पर बनी रही। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में यह बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पीएम मोदी ने देशवासियों को दी धनतेरस की बधाई। पीएम ने एक्स पर लिखा, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धन्वंतरी सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त हो गई। कुल 1,698 विभिन्न दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण की तैयारियों में एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि महागठबंधन से गठबंधन नहीं हो सका, इसलिए पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति से बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। दोनों नेताओं ने SU-30 के माध्यम से ब्रह्मोस के वर्चुअल हमले का अवलोकन किया, जिसमें मिसाइल की सटीकता और रफ्तार का प्रदर्शन किया गया। अयोध्या के डीएम ने बताया कि इस बार 26,11,101 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सबरीमाला सोना चोरी मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोटी को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्नीकृष्णन पोटी को 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में धनतेरस के अवसर पर लोगों ने सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। हमारा विषय है प्राकृतिक खेती। जो देसी खाद से फसल उगाई जाती है उसे ही हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें जो भी फसल होती है वो स्वस्थ होती है, अच्छी होती है। तो अगर हम प्राकृतिक करेंगे तो ये बीमारियां भी हमारी कम होंगी और आर्थिक लाभ भी काफी रहेगा इसमें। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 20 अक्टूबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। इस दिवाली खुशियों के साथ आए हैं कुछ अनदेखे खतरे। पटाखों का धुआं, सांसों में घुला जहर, दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा के दौरे और जलने की समस्याएं। अगर आप भी अस्थमा और जलने की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800
00113060 और 1800113061 पर कॉल। दीपावली में अस्थमा और जलने की समस्याएं, कारण और निदान। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।